हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। स्टूडेंट्स, HSSC CET एग्जाम मॉक टेस्ट नंबर 2 आपका फिर से स्वागत है। सेकंड मॉक टेस्ट है ये अलग से। और इस क्लास की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और वो है नॉलेज हब 7900 करके। आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है। काफ़ी सारी PDF आपको मिलेगी, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा जो स्टूडेंट पहली बार क्लास देख रहे हैं वो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब सब्सक्राइब कर ले और साहिल अपडेट्स को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। हरियाणा CET मॉक टेस्ट के अंदर हम 100 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 100 MCQ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और उन सभी का आपको डिटेल में सॉल्यूशन करवाया जाएगा। ठीक है, डिटेल में इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा। हरियाणा जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सारा कुछ सिलेबस इसके अंदर शामिल है। सेम पैटर्न पर ये प्रैक्टिस सेट है जो HSSC आपसे पेपर लेगी उसी के आधार पर। CET मेंस के कैंडिडेट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ग्रुप डी वालों कैंडिडेट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो 1 बाय 1 करके एक बार कंप्लीट हम ये मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं। 100 के 100% हम इसमें करने वाले हैं। क्लास के PDF के लिए फिर से बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक मिलेगा आपको, ये नॉलेज हब 7900, आपको वो ज्वाइन कर लेना है। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर PDF मिलेगी, बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए आसान रहेंगी। तो चलिए मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे डिटेल में सॉल्यूशन के साथ। सबसे पहला प्रश्न दिया है इसके अंदर, पहला प्रश्न है जीके का, जुलाई 2025 में भारत के किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? विच साइट इन इंडिया हैज बीन एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 के अंदर किसको जोड़ा गया है? देखो, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 के अंदर। यूनेस्को कब बना था? 1945 के अंदर। हेड ऑफिस की बात करें इसका, वो कहाँ पर है? पेरिस के अंदर। यूनेस्को का हेड ऑफिस कहाँ पर है? पेरिस के अंदर। इसने पूछा है कि जुलाई 2025 में कौन से नए स्थल जोड़े गए हैं भारत के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर? तो वो है मराठाओं के अलग अलग किले हैं। मराठाओं के अलग अलग किले हैं। कितने किले थे ये? 12 किले हैं मराठाओं के, जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है जुलाई को, जुलाई 2025 के अंदर। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी प्रदान करी है। यह किस खेल नीति का स्थान लेगी? यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025। जो नई स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है 2025, ये किसकी जगह लेगी? स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 वाली, 2007 की, 2005 या 2004 वाली? तो 2025 की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025, ये किसकी जगह आएगी? स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 वाले की। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 दिया आगे, भारत की कौन सी बड़ी प्राकृतिक आपदा में सहायता करने के लिए मार्च 2025 में ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था? ऑपरेशन ब्रह्मा भारत ने शुरू करा था मार्च 2025 में। तो किस नेचुरल डिजास्टर के लिए इन्होंने शुरू करा था ये ऑपरेशन ब्रह्मा? ये था म्यांमार में भूकंप के लिए। म्यांमार में भूकंप के लिए
एक बार डिटेल में इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ मैं आपको, क्या है इसका ऑपरेशन ब्रह्मा का। ऑपरेशन ब्रह्मा मार्च 2025 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक मानवीय राहत अभियान था, जो म्यांमार, ये देखो म्यांमार में 28 मार्च 2025 को आए विनाशकारी भूकंप के बाद तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए चलाया गया था। इसमें खोज और बचाव, चिकित्सा सहायता, राहत सामग्री का समान वितरण किया गया और फील्ड अस्पताल की तैनाती शामिल थी। तो ऑपरेशन ब्रह्मा कब हुआ था? ये मार्च 2025 में। किस लिए हुआ था? म्यांमार में जो भूकंप आया था उनको सहायता प्रदान करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया है, हिमालय की तलहटी में जलोढ़ पंख यानी कि एलुवियल फेंस को क्या कहा जाता है? एलुवियल मड जो है हिमालय की तलहटी पर, उसको क्या बोलते हैं? एलुवियल जो मिट्टी है हिमालय की तलहटी पर, उसको खादर बोलते हैं, बांगर बोलते हैं, बेडलैंड बोलते हैं, फिर भाबर बोलते हैं। तो हिमालय की तलहटी में जो एलुवियल फेंस जो होते हैं, एलुवियल मड जो है उसको बोलते हैं भाबर। भाबर, बांगर नहीं, भाबर। देखो खादर और बांगर, खादर क्या होती है? नवीन नवीन जलोढ़ मृदा, नई जो जलोढ़ मिट्टी होती है ना उसको बोलते हैं खादर, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बोलते हैं बांगर। जलोढ़ मिट्टी जो नई है उसको बोलते हैं खादर, पुराने को बोलते हैं बांगर, और जो जलोढ़ मिट्टी हिमालय की तलहटी पर है उसको बोलते हैं भाबर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक तराई भी होता है इसके अंदर ही, एलुवियल सोइल को ही बोलते हैं वो भी। प्रश्न नंबर 5, भारत के उत्तर पूर्व राज्यों को 7 बहनें क्यों कहा जाता है? नॉर्थ ईस्ट एंड द 7 सिस्टर्स, पहले तो देखना 7 सिस्टर्स किनको बोलते हैं, फिर क्या कारण है। इनकी सीमाएं नेपाल से लगती है? नहीं, ये परस्पर समुद्र से घिरे हैं, ये परस्पर जुड़े हैं और सांस्कृतिक भौगोलिक समानता रखती है। ये ऑप्शन सी उत्तर होगा इसका। नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य हैं, उनको 7 सिस्टर्स कहते हैं। डिटेल में बताता हूं कौन कौन से राज्य हैं और क्यों इनको आपस में कहा जाता है। देखो इसमें भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 7 राज्य, देखो जो 7 बहनें कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। ये 7 राज्य हैं, इनको सामूहिक रूप से 7 बहनें कहा जाता है, 7 सिस्टर्स इनको कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। एक चीज ध्यान रखना है, सिक्किम आता ऑप्शन में, सिक्किम इन 7 राज्यों में शामिल नहीं है। कई बार पेपर में प्रश्न पूछा जाता है 7 बहनें जो हम कहते राज्य, इनमें से कौन सा राज्य नहीं? तो सिक्किम आपको ऑप्शन में मिलेगा 100%। सिक्किम इनमें शामिल नहीं है। 7 सिस्टर जिन स्टेट को कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट हैं ये, ईस्टर्न के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। इन राज्यों की परस्पर निर्भरता और समानताओं के कारण त्रिपुरा के पत्रकार किसने? ज्योति प्रकाश सेकिया ने 1972 में इन्हें यह नाम दिया था। 1972 में 7 सिस्टर इनको कहा गया था। किसने कहा था? एक पत्रकार था त्रिपुरा का, ज्योति प्रकाश सेकिया ने। कारण क्या है? इनकी परस्पर निर्भरता और समानताओं के कारण। ठीक है, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया है, आत्मकथा और उसके लेखक का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? यानी कि ऑटोबायोग्राफी दे रखी है। अटूट यानी कि अनब्रेकेबल, ये मैरी कॉम ने लिखी थी, बिल्कुल सही है। देखो अटूट हमने हिंदी में लिख रखा है, गलत है, अनब्रेकेबल ही नाम आपको याद रखना पड़ेगा। अनब्रेकेबल ये लिखी थी मैरी कॉम ने, बिल्कुल सही है ये। अनब्रेकेबल किसने लिखी थी? मैं कॉम ने। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये कपिल देव ने नहीं लिखी भाई, ये गलत है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये कपिल देव ने नहीं लिखी थी। इसके बाद आगे है प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। देखो बुक का जो नाम रखना है ना वो आपको इंग्लिश में ही याद रखना है। बुक्स के जो नाम है बायोग्राफी के, ये आपको इंग्लिश में ही याद करने रहेंगे, काफी कंफर्टेबल रहेगा। एसिस अगेंस्ट ओट ये है सानिया मिर्जा की। टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये कपिल देव की नहीं है, ये किसकी है? युवराज की। टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये कपिल देव की नहीं है, ये युवराज ने लिखी थी कैंसर के बाद। ऑप्शन बी गलत दिया है, कपिल देव की जगह आएगा युवराज। प्रश्न नंबर 7,
केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के नृत्य के प्रतिपादक थे? केलुचरण महापात्रा, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी या भरतनाट्यम? तो केलुचरण महापात्रा जो थे ये थे ओडिसी नृत्य के, ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक थे, ओडिसी नृत्य करते थे। हम देख लेते हैं कुछ 2-4 नाम जो ओडिसी नृत्य करते हैं उनके। ओडिसी नृत्य और कौन कौन करता है, जो प्रसिद्ध नर्तज्ञ हैं ओडिसी वाले। देखो ओडिसी नृत्य में और भी कुछ नाम शामिल है। सबसे इंपॉर्टेंट है किसमें, सोनल मानसिंह का। सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्रा, शोभना, सुजाता महापात्रा। देखो महापात्रा वाले तो इसमें ये है, 2 नाम महापात्रा के, दोनों इसके अंदर ओडिसी नृत्य के। तो कुछ महत्वपूर्ण नाम है ओडिसी नृत्य के, आपको सारे देखने हैं। इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 दिया है, हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू वाटरफॉल किस नदी पर है? हुंड्रू वाटरफॉल किस नदी पर है ये बताना आपको। दामोदर, स्वर्णरेखा, सोन या फिर महानदी? हुंड्रू वाटरफॉल्स कहाँ पर है? तो हुंड्रू जो वाटरफॉल है ये है सुवर्णरेखा नदी पर, ऑप्शन सी। किस स्टेट के अंदर है ये है झारखंड के अंदर। झारखंड के अंदर है, हाईएस्ट वाटरफॉल है। कितने फीट का है ये? 320 फीट हाइट पर, 320 फीट हाइट पर है, स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर है ये। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। प्रश्न नंबर 9 दिया है, भारत में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया था, क्यों किया? जो राइट टू प्रॉपर्टी था, जो प्रॉपर्टी का अधिकार था उसको हटा दिया गया और उसको फंडामेंटल राइट से हटा के स्टैच्यूटरी राइट बना दिया। मूल अधिकार जो थे अपने 7 उसमें से एक हटा के 6 बच गए, इसको एक विधिक अधिकार बना दिया। इसके पीछे का क्या कारण है? संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 301 में ए में है, 300 ए में क्यों कर दिया ऐसा? पहला ऑप्शन है, भ्रष्टाचार के निवारण में सरकार के हाथ बांध दिए। भाई भ्रष्टाचार का कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा तो कोई काम होना ही नहीं है। इतने मुकदमे उत्पन्न कर दिए जिसमें न्यायपालिका पर अधिक भार पड़ गया, ये भी गलत है। न्यायपालिका और संसद के बीच तीव्र संघर्ष की शुरुआत कर दी, या फिर जन विद्वेष को बढ़ा दिया। तो देखो जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी को जो बना दिया ये है न्यायपालिका और संसद के बीच तीव्र संघर्ष की शुरुआत हो गई थी इससे। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से एक विधिक अधिकार में समर्पित किया, क्योंकि इस अधिकार की वजह से न्यायपालिका और संसद के बीच में आपसी झगड़े होने लग गए थे। भाई खुद की जमीन है, कोई बेचे ना बेचे, भाई यहाँ से हाईवे निकलेगा, बीच में आपका घर है, अगर आप बेचो चाहे मत बेचो, आपका फंडामेंटल राइट था। सरकार जबरदस्ती लेती तो कोर्ट में जाते, कोर्ट आपके डिसीजन में आपके फेवर में फैसला देती, क्योंकि फंडामेंटल राइट था ये आपका। इसलिए इसको हटा के फंडामेंटल राइट से स्टैच्यूटरी कानूनी अधिकार बना दिया ताकि सरकार अपनी मनमर्जी कर सके। आगे है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में दिया है, कौन सा सही सुमिलित है? ये अलग अलग देखो प्रावधान दे रखे हैं भाई, संविधान के कौन से भाग में किस चीज का प्राविधान है। सारे गलत है, सिर्फ एक सही है, आपको ये बताना कौन सा सही है। नागरिकता भाग 3, भाग 3 में नहीं दे रखे, नागरिकता गलत है। मौलिक अधिकार भाग 4, ये भी गलत है। मौलिक कर्तव्य भाग 5, ये भी गलत है। राज्य के बारे में दे रखा भाग 6। तो इसमें से जो सही सुमिलित है, एकदम एग्जैक्ट जो ठीक से मैच है, वो है स्टेट। राज्य के बारे में जो चर्चा है वो दे रखी है भाग 6 के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं सिटीजनशिप कहाँ पे दे रखी है। सिटीजनशिप किस भाग में है, संविधान के किस पार्ट के अंदर दी गई है नागरिकता का प्रावधान? तो ये दे रखा भाग 2 के अंदर, आर्टिकल 5 से 11। अच्छा ये भाग 3, हाँ भाग 2 के अंदर दे रखी है, भाग 3 में नहीं, भाग 2 में दे रखी है ये, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। नागरिकता का प्रावधान है भाग 2 में है, भाग 3 में नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की बात करें अब। फंडामेंटल राइट्स किस में दिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स संविधान के किस भाग में है? तो वो भाग 4 में नहीं है, ये है भाग 3 के अंदर। नागरिकता भाग 2 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है।
और फंडामेंटल ड्यूटीज ये भाग 4 के अंदर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें सही जोड़ा गया है। प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है किस अनुच्छेद के अंदर है? 171, 173, 163, 161। तो राज्यपाल को, देखो राज्यपाल होता है स्टेट का हेड, गवर्नर, इसको आर्टिकल 161 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल की बात हो रही है ये। 153, 154 जो आर्टिकल है ये गवर्नर के बारे में बताते हैं, इसकी डेफिनेशन कि गवर्नर है वो हेड होगा स्टेट का। ठीक है, 161 इसकी क्षमादान की शक्तियों के बारे में बताता है। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? इंडियन इकोनॉमी कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था है एक डेवलपिंग इकोनॉमिक की वजह से। भाई हम मानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है, पिछड़ी भी नहीं है, अर्धविकसित भी नहीं है, एक डेवलपिंग इकोनॉमी है इंडिया की, विकासशील अर्थव्यवस्था है भारत की। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 13, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? जो भी बैकवर्ड कंट्रीज है उसके लिए रोलिंग प्लान का जो स्टेटमेंट है जो किसने दी थी? मिडल, लेविस, नार्केस और सैमुअल्स। रोलिंग प्लान का सजेशन किसने दिया था? तो रोलिंग प्लान का जो सजेशन है, देखो इंडिया की बात करें, अगर भारत की बात करें ना, देखो ये तो पिछड़े देशों की बात हो रही है, पिछड़े देशों की अगर बात करें तो रोलिंग प्लान का ये दिया था जी मिडल के अंदर। जी मिडल जो है इसने दिया था रोलिंग प्लान का वर्ल्ड के अंदर। पहली बात भारत के अंदर बात करें तो 1978 के अंदर मोरारजी देसाई ने दिया था, जो प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, इन्होंने भारत के अंदर, इनके शासनकाल में रोलिंग प्लान आया था भारत में। वर्ल्ड की अलग बात है, जी मिडल ने वर्ल्ड में शुरू करा था सबसे पहले, भारत के अंदर आया था 1978 के अंदर। 1978 के अंदर इसको किसने करा था? जी मिडल ने इसको कॉइन करा था इस टर्म को। रोलिंग प्लान जो लेके आया सबसे पहले वो लेके आया था जी मिडल वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, भारत ने 1978 में इसको करा था। प्रश्न नंबर 14 है, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था? 20 पॉइंट्स इकोनॉमिक प्रोग्राम वाज फर्स्ट लॉन्च्ड इन 1969, 1975, 1977 या 1980? तो ये हुआ था 1975, 1975 के अंदर। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित किसका सुमेलन सही नहीं है? 4 में से 3 बिल्कुल सही मिला रखे, कौन सी जगह कहां पर है? सारे सही मिला रखे हैं, एक गलत है वो बताना है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। लोथल गुजरात, देखो लोथल के ऊपर प्रश्न कई बार पूछा जाएगा। लोथल एक बंदरगाह है, ठीक है, इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो लोथल गुजरात, रोपड़ पंजाब। सिर्फ कालीबंगा हरियाणा में, ये गलत है, हरियाणा में है राखीगढ़ी, हरियाणा में है राखीगढ़ी, कुनाल, ये सारे स्थल हैं। कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान के अंदर। कालीबंगन कहां पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, गग्गर रिवर के पास। तो ऑप्शन सी जो है इसमें गलत मैच कर रखा है। आगे है प्रश्न नंबर 16, बोगज कोई एक अभिलेख था, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बोगज कोई एक अभिलेख था ये, ठीक है, बोगज कोई इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों महत्वपूर्ण है? एक शिलालेख है ये, ठीक है। अगर इसकी ऑप्शंस की बात करें तो क्यों है? पहला ऑप्शन है कि यह मध्य एशिया और तिब्बत के बीच एक प्रमुख व्यापार केंद्र था। भाई इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक शिलालेख है, एक अभिलेख है। शिलालेख पर उल्लेखित वैदिक सभ्यता और देवी का नाम यहाँ पाया गया है। शिलालेख पर उल्लेखित वैदिक देवता और देवी का नाम यहाँ पाया गया, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है, वेदों की मूल रचना इस ग्रंथ से हुई थी, ये तो गलत है, क्लियर, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, जो बोजक कोई जो शिलालेख है यहाँ पर उल्लेखित वैदिक देवता और देवी का नाम पाया जाता है।
ऑप्शन बी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। नॉलेज हब 7900 करके आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। काफी सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी। प्रश्न नंबर 17 है, उत्तर क्षेत्रीय कृषि उपकरण प्रशिक्षण और परीक्षण केंद्र हरियाणा में कहां पर है? नॉर्थ रीजनल एग्रीकल्चर इक्विपमेंट ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, ये कहां पर है? तो ये कहां पर है? ये है हरियाणा के हिसार में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 के अंदर। उत्तर क्षेत्रीय कृषि उपकरण प्रशिक्षण और परीक्षण, ठीक है, तो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1963 के अंदर, हिसार के अंदर। हिसार के अंदर एक भैंस अनुसंधान केंद्र भी है और अश्व अनुसंधान, हिसार के अंदर दो और हैं, एक भैंस अनुसंधान केंद्र है और एक है अश्व अनुसंधान केंद्र, ये भी हिसार के अंदर ही है। भैंस वाला बना था 1985 में और घोड़े वाला बना था 1986 के अंदर। आगे है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में दिया है खोखरा कोट जो रोहतक में है, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। खोखरा कोट के बारे में हमें बताना कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। पहली स्टेटमेंट है, खोखरा कोट संभवतः प्राचीन काल में योद्धा गणराज्य की राजधानी रहा, बिल्कुल सही है। खोखरा कोट जो है ये योद्धा गणराज्य की राजधानी रहा है। दूसरा है कि इस स्थल की खुदाई 1988 से 1990 के बीच में पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने एमडीयू के साथ मिलकर करवाई थी, ये भी बिल्कुल सही है। जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है प्लस एक एमडीयू के प्रोफेसर थे, दोनों ने मिलकर इसकी खुदाई करी थी, खोखरा कोट रोहतक के अंदर जो है। तीसरी स्टेटमेंट दे रखी है, यहां से प्राप्त सबसे पहला व्यवस्थित चित्रित मृत भांड है पेंटेड ग्रेवेयर, जो मटका है पेंटेड वो मिला है यहाँ पर, वो भी सही है। चौथा है कि यहाँ कुषाण कालीन और योद्धे कालीन सिक्के नहीं मिले हैं। देखो खोखरा कोट के अंदर योद्धे कालीन सिक्के मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं, कुषाण कालीन नहीं मिले, यहां पर मिले हैं इंडो ग्रीक वाले, इंडो ग्रीक। तो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन ए सही आ जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा तीन कथन इसके बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1, 2, 3 ये तीनों इसकी सही दे रखी है। प्रश्न नंबर 19, हरियाणा में आइसोबार के कितने मिलीबार राज्य के पूर्वी भाग से गुजरते हैं? देखो पहले तो ये देखो आइसोबार होता क्या है। आइसोबार वे रेखाएं होती है जो मानचित्र होता है, जो मौसम का मानचित्र होते हैं, उसमें समान प्रेशर, समान एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, वातावरण का जो प्रेशर होता है ना, समान जो इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले जो स्थानों को जोड़ती है उनको बोलते हैं आइसोबार लाइन। आइसोबार लाइन क्या होती है? जो मैप होता है ना मौसम विभाग वाला, उसमें इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जहां जहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि समान वायु दाब है जहां जहां का, उनको जोड़ते हैं, वो होती है आइसोबार लाइंस। ठीक है, आइसोबार इसमें मिलीबार और हेक्टापास्कल के अंदर इनको मापा जाता है। आइसोबार जो लाइंस होती है इनको मिलीबार के अंदर मापा जाता है या फिर हेक्टापास्कल के इनके मापा जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आसपास इनका जो तापमान है हरियाणा का। तो हरियाणा के पूर्वी भाग में आइसोबार के 1018 मिलीबार जनवरी महीने में चलते हैं और 998 मिलीबार जुलाई महीने में चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 19 इसका उत्तर हो जाएगा 1018 मिलीबार, 1018 मिलीबार, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 20, डॉक्टर सुल्तान अंजुम 35 वर्षों तक हरियाणा की किस मासिक उर्दू पत्रिका का संपादन कर रहे हैं? हरियाणा की एक उर्दू पत्रिका जिसका संपादन करते हैं डॉक्टर सुल्तान अंजुम, लगातार 35 साल से कर रहे हैं। कौन सी है वो उर्दू पत्रिका? तामीर ए हरियाणा, जज्बात ए हरियाणा, नस्मत ए हरियाणा? तो वो है तामीर ए हरियाणा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको देखने को मिलेगा ये। डॉक्टर सुल्तान अंजुम एक उर्दू पत्रिका है तामीर ए हरियाणा, ऑप्शन ए। आगे है प्रश्न नंबर 21, गुगा नवमी का त्योहार कब मनाया जाता है? गुगा नवमी का त्योहार कब मनाया जाता है? तो गुगा नवमी अभी हाल फिलहाल में मनाई गई थी श्रावण से अगले महीने में। श्रावण से अगला कौन सा आता है? भाद्रपद, भादवा, भादवों के चंद्रमास में, भादों के चंद्रमास में, ऑप्शन ए हो जाएगा।
गुग्गा और जाट्टी का जो त्योहार आता है ये भादों के चंद्रमास में नवमी तिथि को मनाया जाता है, गुग्गा नवमी। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 22, भेड़ाना। भेड़ाना कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर। भेड़ाना से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो भेड़ाना से हमें मिली है वो कौन सी है? देखो, हड़प्पा का सबसे प्राचीनतम स्थलों में से एक है भेड़ाना। ठीक है, किस नदी के किनारे है ये? सरस्वती नदी के किनारे पर है ये। यहाँ पर क्या मिला है हमें? यहाँ पर मिला है नृत्यांगना का भित्ति चित्र दीवार के ऊपर। ठीक है, डांसिंग गर्ल की। देखो, एक हमें डांसिंग स्टैचू भी मिला था, नटराज की मूर्ति मिली थी हमने, एक लड़की के नृत्य की मूर्ति मिली थी, वो मिली थी हमें मोहनजोदड़ो से। उसकी कॉपी मिली है यहाँ पर, नृत्यांगना का भित्ति चित्र, दीवार के ऊपर एक चित्र चिपका हुआ है ये, भेड़ाना के अंदर हमें मिली है ये। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 22 का। प्रश्न नंबर 23 दिया है, हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है? हिमालय और हरियाणा के मैदान। देखो, हिमालय ऊपर से है और हरियाणा के मैदान है, ये हरियाणा का निचले हिस्सा में है। इन दोनों के बीच में क्या है? यहाँ पर एक साइड में ऊपर वो है शिवालिक की पहाड़ियाँ। क्या वहाँ पर शिवालिक की पहाड़ी, जो पंचकूला है, अम्बाड़ा है, इस साइड, क्योंकि इससे ऊपर ही तो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल, तो इनको जोड़ता है शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक की पहाड़ी ऑप्शन में नहीं है तो क्या है? मोरनी की पहाड़ियाँ। देखो, अगर शिवालिक की पहाड़ियाँ ऑप्शन में हो तो वो लगाना है, अगर मोरनी की पहाड़ियाँ है तो मोरनी की पहाड़ियाँ लगाना है। दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा, दोनों ही ऑप्शन सही है। तो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं जो हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। तो क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब 7900। आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। काफ़ी सारी पीडीएफ मिलेगी, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर मिलेगा। एक बार जाकर देखिए, हिस्ट्री में आप चेक करिए, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर दिया गया है। प्रश्न नंबर 24, हरियाणा में एकमात्र सीता माता का मंदिर किस जिले में है? सीता माता का मंदिर कई बार पेपर में आ चुका है। गांव का नाम भी क्या है? सीता माई गांव। किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये? करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सीता माई गांव कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। एक शीतला माता का मंदिर है, कई बार ये पूछा जाता है, शीतला माता मंदिर, ये कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर। शीतला माता मंदिर गुड़गांव के अंदर, सीता माता का करनाल के अंदर। एकलव्य का मंदिर ये है गुड़गांव के अंदर। कई बार प्रश्न पूछा गया, एकलव्य मंदिर ये कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 24 का उत्तर हो जाएगा करनाल के अंदर। सीता माता का एकमात्र मंदिर पूरे हरियाणा में वो है करनाल के अंदर। शीतला माता, ये सीता माता, वो शीतला माता, शीतला माता ये है गुड़गांव के अंदर। प्रश्न नंबर 25, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब हुई? हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974, 1966, 1976, 1969। हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी 1976 के अंदर। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे है प्रश्न नंबर 26, बाबर ने हरियाणा को खालिस्तान सरकारों में विभाजित किया। हरियाणा का अलग अलग हिस्से बना दिए थे बाबर ने, तो क्या क्या हिस्से बनाए थे हरियाणा के बाबर ने, वो आपको बताना है। तो बाबर ने हरियाणा को मुख्यतः 4 हिस्सों में बांटा था। कितने हिस्सों में बांटा था? 4 हिस्सों में बाबर ने हरियाणा को बांटा था। एक तो दिल्ली था, एक सरहिंद था। देखो, दो तो सबको याद पाएंगे, एक दिल्ली और एक सरहिंद, ये आपको हर ऑप्शन में मिलेंगे, दिल्ली सरहिंद। जिसमें नहीं है वो हटा दो, ऑप्शन सी हट गया, दिल्ली सरहिंद। तीसरा बनाया था इसने हिसार, हिसार के अंदर बांटा था इसने, हिसार इस ऑप्शन में भी है, इसमें भी है, तो उसका मतलब ये भी हट गया। चौथा था एक मेवात। बाबर ने हरियाणा को इन 4 हिस्सों में बांटा था, दिल्ली, सरहिंद, मेवात और हिसार। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, दिल्ली सरहिंद सबको याद था और एक हिसार था। उसके बाद आपके पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे, बी और डी। झज्जर हो नहीं सकता, झज्जर तो काफी नया बना बाद में, तो ये आएगा मेवात। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। 4 भागों में बांटा था बाबर ने, दिल्ली, सरहिंद, मेवात और हिसार। आगे है प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 27,
पिंजौर गार्डन का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? पिंजौर गार्डन कहाँ पर है? ये पंचकुला के अंदर। पंचकुला में भी कहाँ पर है? पिंजौर के अंदर। नाम ही दे रखा है इसका। पिंजौर गार्डन का जो असली नाम है ना वो क्या है? यादवेंद्र सिंह उद्यान। यादवेंद्र सिंह गार्डन नाम है। पिंजौर जो गार्डन है इसका असली नाम है यादवेंद्र सिंह उद्यान। ठीक है। और इसकी यहाँ पे एक चीज है, किस चीज के लिए फेमस है? ये आम का मेला लगता है यहाँ पर। हर साल मैंगो फेस्टिवल यहाँ पर लगता है। किस किताब के अंदर इसका जिक्र है? तो इसका जिक्र है खुलासत उत तवारिख। इस किताब के अंदर पिंजौर जो मैंगो फेस्टिवल लगता है यादवेंद्र सिंह गार्डन, इसका जिक्र किया गया है। किसने लिखा था इसको? इसको लिखा था सुजान राथ ने, सुजान राय ने। सुजान राय ने पुस्तक लिखी थी खुलासत उत तवारिख, जिसके अंदर पिंजौर गार्डन का जिक्र किया गया है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। पिंजौर कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है। यादवेंद्र सिंह गार्डन इसको कहते हैं, दूसरा नाम इसका। मैंगो फेस्टिवल यहाँ पर हर साल लगता है। एक बार यहाँ पर विरासत मेला भी लगा था। विरासत मेला भी लगा था, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 28। मान्यताओं के अनुसार हरियाणा का कौन सा नगर बलराम को विवाह के बाद दान स्वरूप दिया गया था? बलराम जो भगवान कृष्ण के जो भाई हैं, उनको दान स्वरूप कौन सा नगर दिया गया था? रेवाड़ी, बेरी, बलरामगढ़ या बंचारी? तो कौन सा बलराम को विवाह के बाद कौन सा नगर दान दिया गया था? तो वो है रेवाड़ी। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। बलराम को विवाह के बाद रेवाड़ी जो नगर है वो दान में दिया गया था, दान स्वरूप दिया गया था। अच्छा, बलराम का दूसरा नाम क्या है? दाऊ जी। दाऊ जी का मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये है पलवल के अंदर। दाऊ जी का एकमात्र मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है? पलवल के अंदर है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, रेवाड़ी। प्रश्न नंबर 29। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार ने कब करी थी? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय फैमिली सिक्योरिटी स्कीम, इसकी शुरुआत हरियाणा सरकार ने कब करी थी? ऑप्शन है अप्रैल 2020, मई 2023, जून 2021, नवंबर 2022। तो इसकी शुरुआत करी थी 25 मई 2023 से। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना 23 मई 2023 से इस स्कीम की शुरुआत करी गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 देखो भाई, ये देखने वाला प्रश्न है। सुशासन दिवस 2024 के अवसर पर हरियाणा सरकार ने गुड गवर्नेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया था? 2024 में गुड गवर्नेंस अवार्ड मिला था। गुड गवर्नेंस अवार्ड मिला था 2024 के अंदर, गुड गवर्नेंस डे के ऊपर। किसको मिला था? ये मिला था HSSC को, जो आपके पेपर लेते हैं ना उसको। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को 2024 में गुड गवर्नेंस अवार्ड मिला था, सुशासन अवार्ड मिला था। किसको मिला था ये? हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC। हेड ऑफिस कहाँ पर है? पंचकुला। प्रश्न नंबर 31। सुचेता कृपलानी का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? सुचेता कृपलानी ये हरियाणा के किस जिले से इनका संबंध है? गुड़गांव, सोनीपत, रोहतक या फिर अंबाला? सुचेता कृपलानी, इनका संबंध कहाँ से है? अंबाला से है। कहाँ से है? अंबाला से। प्रश्न नंबर 32। 2024-25 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम, जो अब की बार जो बजट आया था उसमें एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम पूछी है, कितनी होगी हरियाणा की? तो वो है लगभग 3.5 लाख। 3.5 लाख यानी कि 3,53,182 रुपए। 2024-25 में पर कैपिटा इनकम हरियाणा की 3,53,182। ठीक है। जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तब पर कैपिटा इनकम कितनी थी? तो वो थी 608 रुपए। हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, जब पर कैपिटा इनकम थी 608 रुपए। फिलहाल है 3,53,182 रुपए।
ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी कि 1 साल में एक व्यक्ति कितने रुपए कमाता है। प्रश्न नंबर 33, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, इसकी शुरुआत हरियाणा में कब की गई? नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, इसकी शुरुआत हरियाणा में कब की गई? 2000, 2001, 2010 से 11, 7 से 8 या 14 से 15? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इसकी शुरुआत की गई थी 2007 और 8 के अंदर। 2007 और 8 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब 7900। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, काफ़ी सारी पीडीएफ मिलेगी, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, काफ़ी चीज़ वहाँ पर डाल रखी है, एक बार आप जाकर देखिए। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट वहाँ पर डाल रखे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की पीडीएफ डिटेल में वहाँ पर डाल रखी है। अगला है प्रश्न नंबर 34, 2024-25 में प्राकृतिक खेती के लिए निर्धारित क्षेत्र का कितना लक्ष्य है? भाई हरियाणा सरकार ने 2024-25 में कितना टारगेट एरिया सेट करा है नेचुरल फार्मिंग के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए कितने एकड़ में प्राकृतिक खेती की जाएगी? तो ये की जाएगी लगभग 25,000 एकड़ में, 25,000 एकड़ में करी जाएगी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 34 का, 25,000 एकड़। प्रश्न नंबर 35, फसल कटाई के बाद प्रबंधन और सतत गोल्ड चैन केंद्र की स्थापना किस विश्वविद्यालय के सहयोग से की जा रही है? द सेंटर फॉर पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल कोल्ड चैन COE-CPMC इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन कोलैबोरेशन विद विच यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी के सहयोग से यह सेंटर फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि फसल कटाई के बाद और सतत कोल्ड चैन जो पराली प्रबंधन एक किस्म से, ये मान लो आप, किस यूनिवर्सिटी की सहायता से सहयोग से ये कोल्ड चैन स्थापित की जा रही है? ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड, बर्मिंघम, कैम्ब्रिज या फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो यह है बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की सहायता से, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की सहायता से सेंटर फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल कोल्ड चैन स्टैब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, COE-CPMC, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी। प्रश्न नंबर 36, लॉर्ड कर्जन की तुलना नादिर शाह से किसने करी थी? ये तो प्रश्न 1000 बार पूछा गया है। लॉर्ड कर्जन की तुलना नादिर शाह से किसने करी थी? बिशंबर कौशिक, बाल मुकुंद गुप्त ने, किराम। तो ये करी थी बाल मुकुंद गुप्त ने, बाल मुकुंद गुप्त ने। इसके एक प्रमुख रचित कविता है शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे, ये इसकी प्रमुख रचयिता है बाल मुकुंद गुप्त की। बाल मुकुंद गुप्त कहाँ का रहने वाला था? ये गुडियानी का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन की तुलना नादिर शाह से करी थी बाल मुकुंद गुप्त ने। नादिर शाह वही है जो कोहिनूर लेकर गया था, कोहिनूर जिसने लूटा था, किस युद्ध में? करनाल की लड़ाई में। ठीक है, किसके साथ हुई थी करनाल की लड़ाई? नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह की लड़ाई हुई थी, करनाल का युद्ध हुआ था, कोहिनूर का हीरा और म्यूर सिंहासन लूट कर ले गया था नादिर शाह। आगे है प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37 में दिया है भाखड़ा डैम का वास्तुकार, आर्किटेक्ट कौन है भाखड़ा बांध का? चौधरी छोटूराम, लुई इन, PL वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो भाखड़ा डैम का जो आर्किटेक्ट है वो है चौधरी छोटूराम। चौधरी छोटूराम, इनको किसानों का मसीहा भी कहा जाता है, किसानों का मसीहा कहा जाता है इनको। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 37 का। प्रश्न नंबर 38, हरियाणा में तरु दिवस कब मनाया जाता है? तरु यानी कि वृक्ष, पेड़, ट्री डे कब मनाया जाता है हरियाणा के अंदर? 5 जून, 21 मार्च, 15 जुलाई, 5। देखो 5 जून को क्या मनाते हैं? इन्वायरमेंट डे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कौन सा दिवस मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को। फिर ट्री डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 15 जुलाई को। 15 जुलाई को
तरु दिवस हरियाणा में बनाया जाता है? ट्री डे इज सेलिब्रेटेड इन हरियाणा ऑन 15 जुलाई। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। आगे है प्रश्न नंबर 39। स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? स्वर्ण जयंती इन्वायरमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? फरीदाबाद, मानेसर, पंचकुला या फिर रेवाड़ी? स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान ये है मानेसर के अंदर। कहां पर है ये? मानेसर के अंदर। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का, मानेसर के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 40। किस वर्ष में पंजाब हाईकोर्ट चंडीगढ़ में स्थानांतरित हुआ था? देखो सबसे पहले तो था ये लाहौर के अंदर। लाहौर से जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तब ये कहाँ चला गया था? शिमला के अंदर। ठीक है, शिमला हाई कोर्ट। उसके बाद फिर ये आया था वापस चंडीगढ़ के अंदर। ये जो अपना हाई कोर्ट है ना, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, सबसे पहले थे लाहौर के अंदर। ठीक है, लाहौर में। फिर ये 1947 में जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, तब ये कहाँ आ गया था? शिमला के अंदर। शिमला के बाद 1955 में ये कहाँ पर आया था? चंडीगढ़। शिमला से क्यों हटा दिया? क्योंकि वहां पर सर्दियों में बर्फ पड़ती थी, कोर्ट खुलना संभव नहीं था, इसलिए इसको फिर चंडीगढ़ में लेके आए थे 1955 के अंदर। पंजाब हाई कोर्ट का नाम पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट कब नाम पड़ा था इसका? 1966 के अंदर, जब हरियाणा बना तब। शुरू से इसका नाम था पंजाब हाई कोर्ट। ये सारी बातें आपको ध्यान रखने, पहले लाहौर में था, फिर शिमला गया, शिमला से चंडीगढ़ आया था 1955 के अंदर। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। अगला है प्रश्न नंबर 41। हरियाणा का प्रथम सामुदायिक रिजर्व साइट कहां पर है? कम्युनिटी रिजर्व साइट हरियाणा की पहली कहां पर है? थाना गांव, खलीलपुर गांव, सोहना गांव या इनमें से कोई नहीं? पहला कम्युनिटी रिजर्व साइट पूछी है, सामुदायिक रिजर्व साइट, तो ये कहां पर है? तो ये है थाना गांव के अंदर। कहां पर है ये? थाना गांव के अंदर। थाना गांव है कहां पर ये? थाना गांव कहां पर है ये बताना है आपको। देखो सामुदायिक, देखो पहला है ये प्रथम सामुदायिक रिजर्व साइट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कहां पर है ये? पेहवा के अंदर है। कहां? ये पेहवा के अंदर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 42। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली कौन सी है? यानी कि ऐसी कौन सी मछली है जो कीटों को खाती है? मच्छरों को खाने वाली मछली कौन सी है? छिपकली नहीं पूछा इसने, मछली पूछा, मछली। तो इस मछली का क्या नाम है? गैम्बूशिया मछली। गैम्बूशिया मछली है जो कीटों को खाती है, मच्छरों को खाने वाली मछली, गैम्बूशिया। प्रश्न नंबर 43। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल ने जो इनहेरिटेंस का जो दिया था, सिद्धांत दिया था, जो प्रिंसिपल दिया था इनहेरिटेंस का, किस पर आधारित है? कायिक जनन, अलैंगिक जनन या फिर लैंगिक जनन? तो मेंडल का जो इनहेरिटेंस, जो आनुवांशिकता का जो सिद्धांत है मेंडल का, ये है लैंगिक प्रजनन के ऊपर आधारित। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये साइंस का। मेंडल का आनुवांशिक सिद्धांत है लैंगिक जनन के ऊपर। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 क्या है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? प्लांट सेल और एनिमल सेल में किस प्रकार का अंतर है? तो सबसे बड़ा अंतर जो है वो है सेल वाल का। कोशिका भित्ति होती है प्लांट सेल के अंदर, जो एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। किसका अंतर है सबसे बड़ा? कोशिका भित्ति का। प्लांट सेल के अंदर कोशिका भित्ति होती है, सेल वाल होती है, जो एनिमल्स के अंदर नहीं पाई जाती। ठीक है, एनिमल्स के अंदर ये नहीं पाई जाती, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 45। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है किस रूप में? जो हम सांस लेते हैं तो जो एनर्जी होती है किस रूप में उत्पादित होती है? तो ये बनती है एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी अणु के रूप में जो हम सांस लेते हैं, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्रश्न नंबर 46, गोल्डन राइस की किस्म में क्या पाया जाता है? देखो गोल्डन राइस, सब ने एक चीज रखे कि क्या विटामिन ए पाया जाता है। जो गोल्डन राइस जो होते हैं इसके अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन ए, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं विटामिन ए। हमने विटामिन ए रट रखा था, भाई गोल्डन राइस के अंदर क्या मिलेगा? विटामिन ए मिलेगा। इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो क्या मिलता है इसके अंदर? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो विटामिन ए का ही एक हिस्सा है। बीटा कैरोटीन पाया जाता है गोल्डन राइस के अंदर, विटामिन ए का जो हिस्सा है। विटामिन ए भी सही है, बीटा कैरोटीन एक ही बात है। विटामिन ए सबने रट रखा था, बीटा कैरोटीन आपको नाम याद रखना है। गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 47, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें भाई कोई भी एक एटम है उसका आइसोटोप, जैसे कार्बन का आइसोटोप होता है। तो आइसोटोप कहने का मतलब कि होता क्या है? कोई भी एक एटम हो उसके न्यूक्लियस में क्या अलग मिलेगा जिससे वो आइसोटोप बनेगा? तो आइसोटोप में क्या है? प्रोटॉन होते हैं ना, प्रोटॉन वो तो होते हैं इक्वल, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो जाती है। प्रोटॉन की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है किसी भी एटम के आइसोटोप में। नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो सही बराबर मिलेंगे, लेकिन न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो भिन्न होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किससे अलग किया जा सकता है? ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय। किस मेथड से हम रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को अलग कर सकते हैं? सब्लिमेशन से, डिस्टिलेशन से, क्रोमेटोग्राफी या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो विज्ञान साइंस के जो प्रश्न है ना वो लगभग इंग्लिश में ही याद करने पड़ेंगे, इंग्लिश में ही सही समझ में आते हैं, क्योंकि कुछ टर्म ऐसी होती है जो इंग्लिश में ही पढ़ी जाती है। तो किस मेथड से अलग करेंगे? सब्लिमेशन से, ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन ए उत्तर आ जाएगा इसका। सैंड और नेफ्थलीन का मिक्सचर को किससे अलग करेंगे? सब्लिमेशन से। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, प्राकृतिक रबर का बहुलक बताओ। भाई नेचुरल रबर किसका बहुलक है? नेचुरल रबर जो है वो किसका बहुलक है? तो इथाइलिन, एसिटाइलिन, आइसोप्रीन या फिर हेक्सेन। तो ये किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। किसका बहुलक है नेचुरल रबर? आइसोप्रीन का। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50, अम्लीय वर्षा में क्या होता है? एसिड रेन के अंदर कौन सा एसिड होता है? तो एसिड रेन के अंदर दो एसिड पाए जाते हैं, एक तो HNO3 और एक होता है H2SO4। H2SO4 तो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड ये पाए जाते हैं एसिड रेन के अंदर। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये एसिड रेन का। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा इसका। आगे है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 4 दे रखे हैं, 3 सही है, 1 गलत है। प्रकाश वर्ष, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? लाइट ईयर। लाइट ईयर किसकी दूरी है, किसकी इकाई है? डिस्टेंस मापने के लिए, दूरी मापने के लिए। प्रकाश के द्वारा 1 साल में तय की गई कुल दूरी को हम लाइट ईयर कहते हैं। दूरी की इकाई डेसिबल होते ध्वनि की। जो साउंड की इंटेंसिटी हम मापते किस में मापते हैं? डेसिबल के अंदर। हार्ट्स HZ, इससे क्या मापते हैं? फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हार्ट्स। गलत क्या है इसके अंदर? पारसेक। पारसेक किसकी इकाई है? ये डिस्टेंस की। पारसेक किसकी इकाई है? डिस्टेंस की। ठीक है, पारसेक भी दूरी की इकाई है और लाइट ईयर भी। 1 पारसेक किसके बराबर होता है? 1 पारसेक किसके बराबर होता है? 3.6 लाइट ईयर के। यानी कि 3.5 प्रकाश वर्ष होंगे तब 1 पारसेक बनेगा, यानी कि पारसेक बड़ा है।
एक पार्सेक के अंदर 3.26 लाइट ईयर होते हैं। 3.26 लाइट ईयर यानी कि 3.26 प्रकाश वर्ष मिलकर एक पार्सेक बनाते हैं। तो इसमें से गलत क्या है? पार्सेक वाला गलत है। ये समय की इकाई नहीं है, ये किसकी इकाई है? दूरी की ही इकाई है। प्रकाश वर्ष से बड़ी इकाई है पार्सेक। क्वेश्चन नंबर 52, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप किस पर निर्भर करता है? मैक्सिमम जो प्रेशर है, मैक्सिमम टेम्परेचर इनसाइड ए प्रेशर कुकर डिपेंड्स अपॉन, मैक्सिमम टेम्परेचर जो है प्रेशर कुकर का किस पर डिपेंड करता है? ऊपर के छेद का क्षेत्रफल, उस पर रखा गया वजन, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और पकाए जाने वाले पदार्थ पर, ऊपर के छेद पर रखा गया वजन और पकाए जाने वाले पदार्थ पर, ऊपर के छेद के केवल क्षेत्रफल पर। आपको बताना है किस पर डिपेंड करता है, ये किस पर डिपेंड करता है ये। तो ये तो देख, सबसे पहले बात तो ये ऊपर के छेद के क्षेत्रफल पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। ऊपर के छेद पर जो एरिया है, जो होल लिड का, उस पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा ये। इसके अलावा वेट ऑफ द लिड, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उसके ऊपर रखा गया वजन। ऑप्शन ए उत्तर आएगा इसका। प्रेशर कुकर के अंदर जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वो डिपेंड करता है, जो ऊपर जो सिट्टी होती है ना, उसके क्षेत्रफल और उसके ऊपर रखा गया वजन, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो सिट्टी जो रखी हो कितनी भारी रखी, कितनी हल्की, उसके ऊपर, और कितना बड़ा उसका छेद है। उसके अंदर कितना ही सामान रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे है प्रश्न नंबर 53, अशुद्धियों के कारण जल का जो क्वथनांक यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का, अशुद्ध पानी है, पानी के अंदर भाई हमने मिट्टी डाल दिया, रंग बड़ंग डाल दिया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट का क्या फर्क पड़ेगा? तो बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ेगा। पहले अगर टेम्परेचर 40 डिग्री पर पानी गर्म हो रहा था, वो जाके 60 डिग्री पर गर्म होगा, क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज ऐड हो चुकी है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ड्यू टू इम्प्योरिटी उससे क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है, मानव आंख की पुतली जिस एल्कलॉइड के अति तनु विलयन में फैलाई जाती वो क्या है? द पीपल ऑफ ह्यूमन आई इज एक्सपेंडेड बाई ए वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एल्कलॉइड विच इज। देखो हमारी आंख के अंदर जो पुतली है ना, उसके बाहर देखो लिक्विड सा भरा होता है हमारा, वो क्या होता है? एफिरेड्राइन, एक्वेनाइल, एट्रोफाइन या एड्रेनलिन? तो वो क्या होता है? वो होता है एट्रोपाइन, एट्रोपिन। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 54 का। प्रश्न नंबर 55, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है? लेजर से कौन सी रेडिएशन बनती है? स्पॉन्टेनियस, डिस्पर्ज, स्कैटर्ड या स्टिमुलेटेड? देखो लेजर की फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेजर के अंदर कैसी रेडिएशन होती है? स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। स्टिमुलेटेड विकिरण, उद्दीपित किरण होती है। इंग्लिश में ही नाम याद सही रहेगा, क्योंकि लेजर की फुल फॉर्म इंग्लिश में ही है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेजर के अंदर कैसी रेडिएशन होती है? स्टिमुलेटेड रेडिएशन होती है। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 55 का। देखो ये प्रश्न थे कुछ जीके के, साइंस के, सारा कुछ मिलाकर। प्रश्न नंबर 56, और अब यहां से हमारी शुरू होती है रीजनिंग। कुछ प्रश्न हम रीजनिंग के देखेंगे, फिर कुछ प्रश्न करेंगे हम गणित के, फिर करेंगे हम हिंदी के, और फिर लास्ट में करेंगे हम इंग्लिश के। ठीक है, अब वन बाय वन हम ये सारे प्रश्न देखेंगे फटाफट से। लगभग 11 प्रश्न हम हर सब्जेक्ट के करेंगे। प्रश्न नंबर 56 जो रीजनिंग का पहला प्रश्न है, किसका है ये? रीजनिंग का। देखो क्लास की पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, नॉलेज हब 7900 करके, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें।
रीजनिंग का पहला प्रश्न है, ये दे रखा कैमरा को ऐसे लिखा गया है तो मोबाइल को हम कैसे लिखेंगे। कैमरा को ये लिखा गया है तो मोबाइल कैसे लिखेंगे। तो इसमें देखो कैमरा को कैसे लिखा है, CA इसका उल्टा कर दिया AC, RA इसका उल्टा कर दिया AR, कर दिया। तो ऐसे ही MO का उल्टा क्या होगा, OM। OM सभी में है, ऑप्शन डी में नहीं है, ऑप्शन डी कट गया। लास्ट अक्षर है LE को क्या लिखेंगे, EL, ये सभी में है। अब खेल बच गया इन बीच वाले का, ME का। सारा कुछ हमने देख लिया, अब खेल बच गया इस बीच वाले का, क्योंकि ये ही अलग है, ME। M को क्या लिखा गया और E को क्या लिखा जाएगा, ये बताना है। E से एक पहले वाला अक्षर क्या आता है, D। E से पहले वाला अक्षर क्या आएगा, D। M से पहले वाला क्या आएगा, L। और इनको उल्टा करके लिखा है, समझ गए। बीच के जो दो अक्षर है इनमें से एक एक कम कर दिया, तो M को लिखा जाएगा L, E से पहले क्या आएगा, D। फिर इनको रिवर्स करके ये लिखा है DL, LD को क्या लिख दिया, DL, रिवर्स करके। कहने का मतलब है B और I, तो B से पहले क्या आएगा, A, I से पहले क्या आएगा, H। इनको उल्टा करके लिखो, क्या बनेगा, HA। तो बीच के दो अक्षर HA किस में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये तो पहले ही गलत हो चुका था, तो इसमें है HA, OMHAEL। समझ गए। पहला दूसरा और लास्ट के दोनों ये आपस में उल्टे कर रखे हैं, लेकिन बीच वाले में क्या करा है, बीच वाले में से एक एक कम करके फिर इनको उल्टा लिखा गया है, ये ट्रिक है इसके अंदर। प्रश्न नंबर 57, ये देखो भाई जबरदस्त प्रश्न है। 400 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, लीप ईयर कितने होते हैं 400 साल में। अब हमने रट रखा है कि भाई 4 साल में एक लीप ईयर होता है, तो कितने हो गए, 100, ऑप्शन डी, जो कि गलत है। 100 नहीं लगा के आना, क्यों नहीं लगा के आना, देखो हर 100 साल के अंदर अगर 4 से भाग दे तो कितने लीप ईयर होने चाहिए, 25, लेकिन 25 नहीं होते। हर 100 साल के अंदर कितने लीप ईयर होते हैं, 24 लीप ईयर होते हैं। क्योंकि देखो 24, जो 100 साल आ गया ना लास्ट में, 100 क्या है, ये एक शताब्दी बन गई। 100 साल के बाद क्या बन गई, एक शताब्दी बन गई। देखो 98, 99 तक, 1 से लेकर 99 तक, 2001 से लेकर 2099 तक, 1901 से लेकर 1999 तक, ये तो 4 से भाग होने चाहिए। लेकिन जब शताब्दी आ जाती है ना, 100, 200, 300 लास्ट वाली, ये हमेशा 400 से भाग दो। अगर ये 400 से भाग होती है तो लीप ईयर है, नहीं तो नहीं होगी। 100 400 से भाग नहीं होता, 200 भी नहीं होता, 300 भी नहीं होता। तो यानी कि 100 साल में कितने लीप ईयर हो गए, 24। 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 24। तो 400 साल में कितने होंगे, 24 चौके 96। लेकिन 400 खुद 400 से भाग पूरा पूरा होता है, तो एक लीप ईयर यहाँ भी बनेगा। तो कितने लीप ईयर बनेंगे, 97 बनेंगे। 100 साल में 24 होते, 25 क्यों होते, क्योंकि 100 400 से भाग नहीं होता। 200 को 400 से करेंगे, नहीं होता। 300 को 400 से भाग करेंगे, नहीं होता। लेकिन 400 को 400 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 पर। समझ गए। तो 400 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 97 होते हैं। 100 साल में कितने होते हैं, 24 होते हैं। 100 साल में पूछे तो 24 और 400 साल में पूछे तो 97। सवाल नंबर 58, और ये है फैमिली रिलेशन का। ठीक है, इसमें इंग्लिश वाला ही पढ़ लेते हैं क्योंकि नीचे ऑप्शन हमसे दिए गए हैं। इसमें दिया है गुणा का मतलब है ब्रदर, माइनस का मतलब है मदर, डिवाइड का मतलब है सिस्टर, और प्लस का मतलब है फादर। आपको डी और सी का रिलेशन बताना है कि डी सी की बहन है, ऐसे किस रिलेशन में कही गई बात है। पहला ऑप्शन देखो, सी मल्टीप्लाई बाई ओ। सी मल्टीप्लाई बाय मतलब क्या है, सी जो वो भाई है किसका, ओ का। ओ डिवाइड बाई डी, ओ को डी से डिवाइड मतलब ओ सिस्टर है डी की, ओ सिस्टर है किसकी, डी की। हमें सी और डी का बताना, डी सिस्टर होनी चाहिए, डी का जेंडर फीमेल आना चाहिए अब, क्योंकि डी भी ये नहीं पता, लेकिन ये आपस में तीनों बहन भाई है। सी भाई है डी का, ओ का सॉरी, ओ का, और ओ बहन है डी की, मतलब
ये बहन है सी और डी की। डी प्लस ई का क्या मतलब है कि डी फादर है ई का। डी फादर है इसका मतलब डी मेल है और ये सी और डी आपस में भाई भाई हो गए, बहन नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सी मल्टीप्लाई बाई ओ जमा डी, इतना तो सही है। लास्ट में प्लस की जगह क्या आना चाहिए, माइनस, क्योंकि माइनस में क्या है, मदर। ये है ऑप्शन सी वाला, आपको पुट करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर लास्ट में डी प्लस सी का मतलब था डी ई का फादर है, डी माइनस सी का है कि डी ई की मदर है, मतलब डी का जेंडर फीमेल आएगा, तब ये बहन भाई बनेंगे। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 58 का। सवाल नंबर 59 देखो, रीजनिंग का आसान सवाल है। 4 दे रखे हैं, इसमें से बताना कौन सा अलग है। कौन सा अलग है, देखो अभाज्य भी कोई नहीं है, ना कोई विषम संख्या है और ना कोई सी परफेक्ट स्क्वायर बन रही। छोटी सी ट्रिक है, 3 गुणा 2 6, 4 गुणा 2 8, 4 एकम 4। पहले 2 अंकों की गुणा बराबर तीसरा अंक। 3 गुणा 2 6, 2 गुणा 4 8, 4 गुणा 1 बराबर 4। तो इसका मतलब 9 तिया 27, यहाँ पर 27 होता जब तो कुछ बनता भी। 392 इनमें सबसे अलग है। समझ गए कैसे, पहले 2 अक्षर की गुणा तीसरा बन रहा है। आगे है सवाल नंबर 60। 70 लोगों के एक समूह में से 37 कॉफी लेते हैं और 52 चाय पसंद करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पदार्थ पसंद करता है। कितने व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। देखो टोटल 70 व्यक्ति थे, 37 ने कॉफी ली, 52 ने चाय ली। कितने व्यक्ति हो गए भाई ये, 52 और 37 जोड़ेंगे तो 89। आदमी थे टोटल 70 ही, लेकिन चाय और कॉफी उठे जो कप वो 89 कप। इसका मतलब कितने बंदे ऐसे जो रिपीट हो रखे हैं, 89 में से 70 घटा दो, मतलब 19 लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों चीज पीते हैं। कम से कम 19 लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। दोनों को जोड़ लो भाई, चाय पीने वाले 37, कॉफी पीने वाले 52, टोटल है 89 टोटल। और दे कितने रखे हमारे पास, आदमी थे 70, चाय और कॉफी के कप उठे 89। इसका मतलब कितने आदमियों ने 2 कप उठाए हैं, इसमें से 70 घटा दो, कितने, 19। ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 61, कथन और निष्कर्ष का। कथन दे रखा है, कुछ पेन रबड़ है। ये पेन है, ये रबड़ है। कोई भी रबड़ पेन इरेजर नहीं, कोई भी रबड़ पेंसिल नहीं है। कुछ पेन रबड़ है और कोई भी रबड़ ये पेंसिल नहीं है। रबड़ और पेंसिल का नेगेटिव कनेक्शन है। अब देखो, सभी पेंसिल पेन हो सकते हैं, सारी पेंसिल यहाँ पेन हो सकते हैं, बिल्कुल। देखो पॉसिबिलिटी वाली सारी स्टेटमेंट हमेशा सही होती है। सारे पेंसिल यहाँ पेन हो सकते, इस एरिया में आ सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कुछ पेन यानी कि ये ना तो रबड़ है और ना ही पेंसिल है। देखो ऐसी कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दे रखी। देखो कुछ पेन ना तो रबड़ है और ना ही पेंसिल। देखो ये वाला जो पेन का हिस्सा है ना, जो रबड़ है, ये पेंसिल कभी नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। और इसने कहा है कि कुछ पेन रबड़ है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कुछ नहीं है, क्या पता सारे के सारे भी हो सकते हैं। देखो ये बात तो बिल्कुल सही है कि कुछ पेन पेंसिल नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पेन का जो हिस्सा रबड़ के पास है वो पेंसिल नहीं होगा। लेकिन इसने कहा कि कुछ पेन रबड़ नहीं है। अब इसने नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दे रहा कि पेन और रबड़ की, तो इसका मतलब सारे के सारे पेन भी रबड़ हो सकते हैं। केवल निष्कर्ष एक का अनुसरण करेगा, दूसरे का नहीं करेगा। दूसरे में सिर्फ ये आधी बात फॉलो करेगा, ये नहीं करेगा, तो इसका मतलब कंप्लीटली नहीं है ये।
क्वेश्चन नंबर 62 है कि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया, तो सोल्व करो। ये दे रखा है प्लस माइनस गुणा भाग को आपस में, भाग को क्या कर दिया गुणा, प्लस को क्या कर दिया माइनस। सोल्व कर दो, पहले भाग होगा, इसको काटो, 13 7 91, 6 चौक 24 माइनस 13 जमा 5, 24 में से 13 गए तो 11, 11 जमा 5 16, ये 6 गलत है, यहाँ पे 16 उत्तर आएगा। ऑप्शन बी में जो 6 लिख रखा ना, यहाँ पे 16 आंसर आएगा इसका, सीधा सा दे रखा है। पहले भाग होगा, फिर गुणा होगा, बोर्ड मास का फार्मूला लगेगा, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन। 16। प्रश्न नंबर 63 पढ़ो। कमल की वर्तमान आयु, कमल की वर्तमान आयु विमल की वर्तमान आयु का 2:3 है। कमल की वर्तमान आयु विमल के बेटे की वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है। विमल के विवाह के समय कमल की आयु और विमल की आयु का अनुपात 4:7 था और विमल के बेटे का जन्म उसके विवाह के 2 साल बाद हुआ, तो विमल के बेटे की वर्तमान आयु क्या है, ये बताना है। ठीक है, हमें ये मत देखो भाई उसका बेटे का जन्म 2 साल बाद हुआ, ये देखोगे इसकी शादी कब हुई थी, आज से कितने साल पहले इसकी शादी हुई थी, हम वो निकाल लेंगे, उसमें से 2 घटा देंगे क्योंकि बच्चा 2 साल बाद हुआ था, तो उतने साल का बच्चा आएगा। तो इसमें जो उम्र आएगी जो इस बच्चे की, वो आएगी 6 साल। देखो कमल और विमल का अनुपात दे दिया 2x 3x, कमल और इसके बेटे का, विमल के बेटे का, वो अनुपात दे दिया 4x और x, 4:1 है ना, तो 4x और 1x दे दिया। अब देखो इसको अगर हम बराबर बनाएंगे, इसको भी 2 से गुणा करेंगे, तो कमल का आ गया 4x, विमल का आ गया 6x और इसके बेटे का क्या आ गया x, तीनों का अनुपात तो बनेगा ये, कमल विमल और उसके बेटे की, यानी कि विमल का जो बेटा है अब उसका 6 गुना उम्र उसके बाप की है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। विमल का, विमल जो है वो आपके बेटे से 6 गुना बड़ी उम्र का है, वर्तमान उम्र की बात हो रही है ये। ठीक है, अब देखो इसने कहा है कि देखो विमल के विवाह के समय कमल की आयु और विमल की आयु 4:7 थी। इनके अनुपात का देख कितना रखा, कमल और विमल का 2x बटे 3x, ये वर्तमान आयु दे रखी कमल और विमल की। सपोज करो विवाह हुआ था p टाइम पहले, तो p घटा दो दोनों में से, विवाह से पहले विवाह हुआ था ना उस समय की बात है भाई। 2x और 3x ये वर्तमान आयु है, शादी हुई थी p साल पहले, तो p साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था 4/7, 2x माइनस p 3x माइनस p बराबर 4/7। यहाँ से x और p का अनुपात निकालो। उसके बाद हमें क्या यूज करना है, ये इनके बेटे का उम्र का, और यहाँ से हम लास्ट में बेटे की उम्र निकालेंगे, तो वो 6 साल आ जाएगी। थोड़ा सा लेंदी है और आप खुद से ट्राई कर लेना, वीडियो पे पॉसिबल नहीं होगा। प्रश्न नंबर 64, एक 15 सेंटीमीटर वाले घन को 3 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन में काटा जाता है, तो ऐसे कितने घन है जिनमें केवल एक सतह ही रंगीन है, एक ही सतह रंगीन है। देखो 15 सेंटीमीटर का घन है, 3 सेंटीमीटर की अगर एक भुजा काटे तो कितने घन कटेंगे, 5 घन कटेंगे। समझ गए, एक साइड के 5-5 घन बनेंगे ऐसे। अब इसको देखो बनाओ कैसे, मान के चलो ये घर की एक जो घन है उसकी एक साइड है ये।
अब जब इसको 3 भागों में हम काटेंगे तो इसके ये 5 सरफेस बनेंगे। 1, 2, 3 और 2 5। 5 ही ऐसे आएंगे। 5 बाई 5 का ये घन बनेगा एक। ऐसे करके, ठीक है। घन की 6 भुजा होते हैं तो 6 ही साइड ऐसे कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, 25 खाने बनेंगे। अब इसमें से देखो, ये कोने के हैं, ये तो तीनों सतह इनकी कलर होगी। इधर वाले भी सतह कलर होएगी, इधर की इनकी भी सतह कलर होएगी, नीचे वाले की भी होएगी, ऊपर वाले की भी होएगी, दो दो साइड रंगीन होएगी। लेकिन ये जो बीच के बच गए ना एकदम बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक साइड में जो बीच के 9 घन बच गए ना, इनकी सिर्फ एक ही सतह रंगीन रंग करा जाएगा, बाकी एकदम अंदर चले जाएगा सारा हिस्सा। कोने वाले 3 3 साइड और जो ऊपर नीचे भुजा वाले हैं 2 2 साइड होंगे। यानी कि एक साइड में 9 घन ऐसे हैं जिनकी भुजा एक ही रंग से रंगी जाएगी, सिर्फ एक ही भुजा रंगी जाएगी। और एक घन की कितनी भुजा होती है? 6 भुजा। भैया 15 वाला घन है, इसके 3 3 में बांट दिए तो 6 तो भुजा है, और 9 घन एक साइड में ऐसे हैं जिनकी एक भुजा ही रंगीन हुई है। तो 6 साइड में कितने हो जाएंगे? 9 गुणा 6 करेंगे तो 54। तो 54 ऐसे घन है छोटे जिनकी एक ही सतह रंगीन है, एक ही सतह पर रंग होगा। बाकी कॉर्नर वाले बाउंड्री वाले सभी पे रंग 2 से 3 भुजाओं पर होगा, लेकिन जो बीच का घन है उस पर नहीं होगा। तो 9 घन बनेंगे और 6 भुजा, यानी कि 9 गुणा 6 54। प्रश्न नंबर 65, यह है कॉम्बिनेशन और परमुटेशन से। मैथमेटिक्स के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? कितने शब्द बनेंगे? पहले तो देखो मैथमेटिक्स अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कितने शब्द बनाए जाते हैं? 11 फैक्टोरियल। मैथमेटिक्स वर्ड से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो 11 फैक्टोरियल। लेकिन अब वो शब्द हटा दो जो कॉमन है। m कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल। गुणा में a कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल। t कितनी बार? 2 बार है, 2 फैक्टोरियल। और तो कोई कॉमन नहीं है। m a t ये 3 ऐसे हैं जो रिपीट है, बाकी कोई रिपीट नहीं है। तो जो जितनी बार रिपीट है उतना फैक्टोरियल। अगर m 3 बार होता तो यहाँ 3 फैक्टोरियल लिखते, m 4 बार होता तो 4 फैक्टोरियल लिखते। ठीक है, अब करो गुणा। 11 फैक्टोरियल बटे 2 गुणा 2 गुणा 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8। 11 फैक्टोरियल को 8 से भाग करो, ये उत्तर आएगा 49,89,600। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। कॉम्बिनेशन परमुटेशन का ये सवाल है। सवाल नंबर 66 देखो, मान लीजिए कि x एक 4 अंकों वाला धनात्मक पूर्णांक है और x का इकाई का अंक अभाज्य है, और x के सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य है। तो ऐसे कितने पूर्णांक है? देखो 4 अंकों की संख्या है, 1 2 3 4। इसने कहा कि इसका जो इकाई का अंक हमेशा आखिरी वाला होता है, ये क्या है? अभाज्य है। अब देखो अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 3 5 7, उसके बाद 11 13। लेकिन वो 2 अंकों की हो जाएगी। अभाज्य इकाई का अंक एक ही तो होना चाहिए भाई। अगर हम 11 लेंगे तो 1 आएगा इकाई का अंक, एक अभाज्य संख्या नहीं है। 13 लेंगे तो 3 आएगा, 3 हमारे पास ऑलरेडी है। 17 लेंगे तो 7 आएगा, वो हमारे पास ऑलरेडी है। 19 हम ले नहीं सकते। अगर 19 मानो 9 आ गया और एक इधर भी लिख लिया तो 9 अभाज्य थोड़ी ना है। इसने कहा है कि जो इकाई का अंक है वो अभाज्य होना चाहिए। तो इसका मतलब ये 4 ही संख्या रखी जा सकती है यहाँ पे, या तो यहाँ पे 2 आएगा, या 3 आएगा, या 5 आएगा, या 7 आएगा। ये तो बात होगी खत्म। मतलब कितनी संख्या कौन कौन से ले सकते हैं हम? 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 और 7, 4 पूर्णांक ले सकते हैं।
अगर उस संख्या पूछ ले तो क्या क्या बनेगी, इधर 2 रख दिया। अब 2 को अगर हम किसी से भी गुणा करेंगे ना तो वो अभाज्य नहीं भाज्य संख्या बनेगी। लेकिन 2 को अगर 1 1 1 से गुणा करें तो 2 आएगा, 2 गुणा 1 2 आएगा, तो इसका गुणनफल भी अभाज्य आएगा, बिल्कुल है। यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 को भी 1 से गुणा करेंगे तो भी अभाज्य 5, यानी कि संख्या जो बनेगी ना, संख्या पूछे तो बनेगा 3 1 के साथ दुआ 1111 1113 1115 और 1117। इन एक एक के अलावा अगर कोई भी अंक बदल दिया तो वो संख्या का गुणनफल अभाज्य नहीं होगा, वो भाज्य बन जाएगा। इसने कहा कि x के सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य है। इसका मतलब तीनों जो संख्या अंक है वो एक एक होंगे। तो ऐसे कितने पूर्णांक है, 1 2 3 4। कितने पूर्णांक संभव है ऐसे, सिर्फ 4 ही। 2 3 5 7 से 4 संख्याएं बनेंगी। आगे है प्रश्न नंबर 67, गणित का सवाल नंबर 67 है। 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का गुणनफल इतना है तो उन संख्याओं के बीच का अंतर बताओ। देखो अभाज्य संख्या लिख दी तो इसका मतलब है ना 2 से 3 से 5 से किसी से भाग नहीं जाएगी, ये भाग जाएगी सिर्फ एक अभाज्य संख्या से ही, और इसका भागफल भी आएगा वो भी अभाज्य आएगा। अब हमें क्या पता है किससे जाएगी, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है जो भी संख्या दे रखी है ना इसका वर्गमूल निकाल दो। जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो आएगा 85.9 के तकरीबन, लगभग 86। कितना आएगा, 86। तो 86 के एक आगे और एक पीछे 2 अभाज्य संख्या लेनी है। 86 के आगे अभाज्य आती है 89 और इससे पहले अभाज्य संख्या आती है 83। इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो आएगी 7387। देखो जो संख्या दे रखी 7387, इसका सबसे पहले तो वर्गमूल ले लो। वर्गमूल इसका लगभग 86 के तकरीबन आएगा, अप्रोक्सीमेट में लेना। 86 आ गया, इसलिए 2 अभाज्य संख्याएं दे रखे तो 86 से एक आगे वाली अभाज्य लेनी है और एक पीछे वाली, इन दोनों की अभाज्य का गुणा ये आएगा। तो 86 के बाद अभाज्य आती है, एक तो 89 और एक आती है 83, इनकी गुणा करेंगे तो यही आएगा। इसलिए इन दोनों का अंतर पूछा है, तो 83 और 89 के बीच का अंतर कितना है, 6 का। क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसको ऐसे मत करना भाई कहीं इसको 7 से भाग करके देखो, 9 से 11 से 13 से जाएगा ही नहीं। 2 लगातार अभाज्य संख्या लिख रखी है, ये भी देखो। अब अगर क्रमागत नहीं होता तब हम कुछ और सोचते, क्रमागत का मतलब है 2 लगातार, तो दोनों हाई लेवल की संख्या है। दोनों का गुणनफल भाई 80 पर 6400। देखो दोनों अगर ये 8100 प्लस होता तो दोनों संख्याएं 90 के आंकड़े में पाती, 90 गुणा 90 8100। दोनों 6400 यानी कि 80 गुणा 80 से फालतू है, और 8100 कम है, यानी कि 80 और 90 के बीच की दो संख्या है। ऑप्शन डी उत्तर होगा। सवाल नंबर 68, किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई का √3 गुना है तो सूरज से कोण बताओ। देखो ये कोई खंबा है, ये इसकी छाया है, ये है 3 √3, इसकी छाया x है, ए बी सी, ये कोण पूछा है। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा लंब बटे कर्ण, लंब कितना है x, लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे आधार, लंब कितना है x, आधार कितना है √3x बराबर tan थीटा, यानी कि 1/√3 tan कितने पे होता है, 30 डिग्री पे। तो कोण कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। 1/√3 बताना है tan कितने पे होता है, 30 डिग्री पे। सवाल नंबर 69, 180 के 15% में क्या जोड़े कि योगफल 360 के 20% के हो जाए। 180 का 15/100, इसमें हमने जोड़ा x किसके बराबर, 360 के 20/100 के। 2 0 से 2 0, 36 दूनी 72 बराबर
एक्स जमा में ये कितना आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो काट दी, 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 नीम 18, 9 तिया 27। 27 में क्या जोड़े कि 72 आ जाए, 45। ठीक है, पहले तो इसका 15% निकाल, 180 का 15% निकालेंगे तो 27 आएगा, 360 का 20% निकालेंगे 72 आएगा। तो 27 में क्या जोड़े कि 72 बन जाए, 45 जोड़ना है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 70, 40% अल्कोहल वाले मिश्रण को 70% वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया कि नया मिश्रण। देखो इसमें तो एलिगेशन लगेगा, एक तरफ 40, एक तरफ 70, बीच में 45, घटा दो, इधर 5 बचेगा, इधर बचेगा कितना, 25, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 अनुपात 1, ऑप्शन एक उत्तर हो जाए। सीधा सा सवाल है, 40 एक साइड 70, बीच में 45, एलिगेशन लगा दो, इधर 25, इधर 5, काट दो, 5 एकम 5, 5 5 25, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा 70 नंबर सवाल का। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ये नॉलेज हब 7900, आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। आगे है सवाल नंबर 71, एक 7 मंजिला इमारत की परछाई है 28 मीटर, उस इमारत में मंजिलों की संख्या क्या होगी जिसकी परछाई 48 मीटर है। देखो 28 मीटर, शैडो में कितनी मंजिलें हैं, 7, 48 मीटर शैडो में कितनी हो जाएगी, 7/28 गुणा में 48, सीधा सा सवाल है। 7 चौक 28, 4 से काटेंगे 12 चौक 48, तो कितनी मंजिला इमारत है, 12 मंजिला इमारत की परछाई कितनी बनेगी, 48 मीटर। 28 मीटर लंबी परछाई कितने मंजिल की है, 7 मंजिल की, तो 48 की कितनी होगी, 7/28 गुणा में 48, 12 उत्तर आ जाएगा। सवाल नंबर 72, 15 और 24 का तीसरा अनुपात बताओ। 15 और 24 का, तो हम एक ही फार्मूला रखते, A/B बराबर B/C। ए है 15, बी है 24, बराबर बी है 24, सी हमें निकालना है। दूसरा सबसे बड़ा फार्मूला क्या करते हैं, B²/A, ये करते हैं 24 गुणा 24/15, 24 गुणा 24 576/15, काटोगे तो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 नीम 27, 3 दूनी 6/3 5 15, 192/5। ये फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको भाग करेंगे तो 5 दिया 15, 5 8 40, बच गया 2, 38 सही 2/5, यानी कि ऑप्शन सी 192/5, 38 सही 2/5, ये उत्तर हो जाएगा। फार्मूला लगेगा B²/A, या फिर A/B बराबर B/C, तो B²/A वही बनेगा। ठीक है, सवाल नंबर 73 है, नमिता ने एक सेल फोन 2575 में खरीदा, 12% लाभ पर बेच दिया, विक्रय मूल्य बताओ। 2575, 12% का मतलब 112/100, ये निकालना है इसका। 25 चौक 100, 25 एकम 25, 25 तिया 75, 4 दूनी 8, 4 8 32, 103 गुणा 28 करोगे तो 2884 उत्तर आएगा। ठीक है, सीधा सा सवाल है, 2575 का 112/100 करना है। सवाल नंबर 74 देखो, 42 मीटर कपड़ा बेचकर विजय को 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत बताओ। तो इसमें देखो क्या करना है, लाभ क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है हमेशा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। प्रॉफिट हुआ कितना है, 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के, यानी कि 7 मीटर ऑफ सेलिंग प्राइस बराबर 7 मीटर सेलिंग प्राइस के बराबर इसको वो हुआ है लाभ। कितना कपड़ा बेचा है, 42 मीटर, यानी कि 42 का सेलिंग प्राइस माइनस 42 का कॉस्ट प्राइस। भाई 42 मीटर कपड़ा बेचा है
और 42 मीटर कपड़ा खरीदा था वो बेचा इसने, ठीक है। अब ये सेलिंग प्राइस वाला एक साइड कर लो, कॉस्ट प्राइस का एक साइड कर लो, तो ये कॉस्ट प्राइस इधर आएगा, यानी कि 42 सीपी बराबर 42 एसपी माइनस 7 एसपी। 42 में 7 गए तो कितने बचेंगे? 35 एसपी। कहने का मतलब क्या बचेगा आपके पास लास्ट में? वहां बचेगा 42 सीपी बराबर 35 एसपी। सीपी बटे एसपी निकालेंगे हम, तो सीपी बटे एसपी आएगा 35 बटे 42। 7 5 35, 7 6 42। 5 की चीज 6 में बिकी है लास्ट में, ये सॉल्यूशन निकला हमें। अब ये मान लो 5 रुपए की चीज 6 रुपए में बेची, कितने का लाभ हुआ? 1 का। 1 का लाभ, लाभ बटे में क्रय मूल्य कितना है? 5 गुणा में 100, कितना आ गया? 20%। सीधा सवाल ये है। पहले ये देख लो प्रॉफिट है या लॉस, सीपी माइनस एसपी या एसपी माइनस सीपी। उसके बाद देख लो 7 मीटर बेचा है तो 7 मीटर किसके? कॉस्ट प्राइस के, तो कॉस्ट प्राइस लिख लो, सेलिंग प्राइस तो सेलिंग प्राइस लिख लो। 20% इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कई क्या करवाते हैं, इसको डायरेक्ट करवा देते हैं। 42 बेचा है, 7 मीटर का विक्रय मूल्य पर है ना, तो इसमें से 7 घटा दो, कितना बचेगा? 35। कितना बचेगा? 35, ठीक है। टोटल था कितना? 7 मीटर का विक्रय मूल्य बटे 35 गुणा में 100 करके, 7 5 35, 5 6 20 करके। वो रटवाने वाली चीज है, मैंने बिल्कुल आपको खोल के समझाया है ताकि समझ में आ जाए। सवाल नंबर 75 देखो, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 HCF पूछा है। देखो HCF और LCM फ्रैक्शन वाले सवाल में ध्यान रखना, HCF पूछा हो ना तो ऊपर का HCF नीचे का LCM। कब? जब HCF पूछा हो। अगर उसने LCM पूछा है आपसे तो ऊपर वालों का LCM और नीचे वाली संख्याओं का HCF आएगा, ठीक है। अब इसने हमसे क्या पूछा है? HCF पूछा है। क्या पूछा है? HCF। तो HCF का मतलब क्या है कि ऊपर जो संख्याएं हैं 1 3 5 7, इनका HCF लो पहले। तो 1 3 5 7 को HCF तो क्या आएगा? एक ही आएगा इनका, तो क्योंकि सबसे छोटी संख्या क्या है? एक ही। एलसीएम निकालो, 2 4 6 8, इसका एलसीएम नीचे वाले का 2 4 6 8 का एलसीएम कितना आएगा? 24। भाई 2 4 6 8 का एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा। तो इस सारे भिन्न का जो एचसीएफ बनेगा क्या बनेगा? 1/24, यानी कि ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे का एलसीएम। अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। जो पूछा है वो ऊपर वाली संख्या का निकालना है, दूसरा नीचे वाली का। आगे है सवाल नंबर 76। 17 संख्याओं का औसत 47 है। प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा करें तो नया औसत क्या होगा? देखो टोटल औसत भी वही चेंज हो रहा है, जो संख्या अगर गुणा करिए 6 से संख्या को तो ये औसत भी 6 से गुणा हो जाएगा। भाग करा है तो भाग हो जाएगा। अगर ये कहते भाई प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया तो औसत में 5 जुड़ जाएगा। तो इसने क्या कहा है कि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा करा तो औसत भी 6 से गुणा हो जाएगा। 6 7 42, 6 चौक 24 और 4 28, 282। नया एवरेज भी 6 गुणा हो जाएगा, कितना बन जाएगा? 282। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 77। ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपए लगाए, ठीक है। ए बी से 4,000 रुपए अधिक और बी ने सी से 5,000 रुपए अधिक लगाए तो 35,000 के कुल लाभ में ए को क्या मिलेगा? देखो पहले बी से सी से देखो, ए बी और सी ने मान लो x रुपए लगाए थे, मान लिया हमने। तो बी ने सी से 5,000 फालतू लगाए हैं, यानी कि x प्लस 5,000। ए ने बी से 4,000, बी ने है x प्लस 5,000, इससे 4,000 फालतू ए ने लगाए तो कितने हो जाएंगे? x प्लस 9,000। समझ गए? बी ने लगाए हैं x प्लस 5,000 तो ए ने कितने लगाए? x प्लस 5,000 में 4,000 और जोड़ दो, यानी कि x प्लस 9,000। इन टोटल रुपए कितने हैं? 50,000, यानी कि इन तीनों का जोड़ कितना दे रखा है? 50,000 के बराबर दे रखा है। जोड़ो कितने हो गए? x प्लस x कितना हो गया? 3x प्लस 9 और 5 14,000 बराबर 50,000। ये 14,000 है, ये 50,000 है।
क्या समीकरण बनेगी हमारी? 3x बराबर 50,000 माइनस 14,000। 50,000 में 14,000 गए तो कितने बच गए? 36,000। 3x बराबर 36,000, तो x का मान क्या आएगा? 3 से भाग देंगे तो 12,000। x का मान कितना आ गया? 12,000। x का मान 12,000 का मतलब क्या था भाई? हमने माना था ना ए बी सी, ये x प्लस 9 था, ये x प्लस 5,000 था और ये x था। x का मान आ गया 12,000, तो ये कितना होगा? 12 5 17,000 और ये 12 9 21,000। इन तीनों का जोड़ 50 होना चाहिए। 21 प्लस 17 38, 38 और 12 50, बिल्कुल सही है। यानी कि ए ने लगाए हैं 21,000, बी ने लगाए हैं 17,000, सी ने लगाए हैं 12,000। इनका कोई अनुपात बनेगा तो यही बनेगा 21 अनुपात 17 अनुपात 12 में ही, क्योंकि आपस में कट नहीं रही संख्या है। टोटल लाभ कितना है? 35,000 का। 35,000 का टोटल लाभ है, बटे में इनका जोड़ कर दो 50, गुणा में ए का हिस्सा कितना निकलेगा? इसमें से 21 निकलेगा। ये 50,000 ले लो तो यहाँ पे 21,000 आएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, इसलिए 21 50 लिखा है। 1 जीरो से 1 जीरो काट दी, 5 से काटो, 5 7 35, 700। 21 गुणा 7 करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147। यानी कि ए का कितना हिस्सा मिलेगा? 14,700। अगर बी का पूछता तो 21 की जगह हम 17 से गुणा करते, सी का पूछते तो 17 की जगह हम 12 से गुणा करते। तो ए का हिस्सा पूछा है इसने, तो कितना आ जाएगा? कितना प्रॉफिट है इसका? ए को 14,700 रुपए मिलेंगे। सवाल नंबर 78, तिमाही रूप से संयोजित 6,000 रुपए का 40% वार्षिक दर से 9 महीने का CI क्या होगा? देखो, क्वार्टरली का मतलब क्या है? साल के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं? 4। 3 महीने का, 3 महीने का एक क्वार्टर बनेगा तो 4 क्वार्टर होते हैं, और 9 महीने दे रखे हैं। 9 महीने दे रखे हैं और एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो टाइम कितना लेंगे हम? 3 लेंगे। दर दे रखी 40%, क्वार्टर के हिसाब से एक क्वार्टर कितने का होता है? 4 का, तो यानी कि 10%। दर का चौथाई हिस्सा लेना है और इसको करेंगे 3 से तो तीसरा हिस्सा। अब सीधा सवाल बन गया, रेट लेनी है 10% और टाइम लेना है 3 ईयर का। ईयर मान लो, आप मंथ छोड़ दो, आसानी रहेगी, क्योंकि जो दर आई है 10%, ये हमारी पर क्वार्टर आ गई 10% वाली। ये एनएम दे रखी थी ना, 4 क्वार्टर होते, 4 से भाग दे दो, 10% क्वार्टर की दर से आ गई। टाइम हो गया 3 क्वार्टर। ऐसे ही चल कर लो से आप। अब इसको सीधा सा ट्री वाले मेथड से निकाल दो। 6,000 रुपये पहली साल 10% करेंगे तो 600, दूसरी साल 600, इस पे 60 रुपये, तीसरी साल 600, इस पे 60 रुपये, इस पे भी 60 और इस 60 पे 6 रुपये। 1800 जमा 180, 1980 और जमा 6, 1986। 1986 बिल्कुल आसान है। रेट हो जाएगी 10 और टाइम हो जाएगा 3। अब सीधा सवाल हमें ये निकालना था। सवाल नंबर 79, कोस 3x बराबर साइन x माइनस 34 डिग्री, तो x का मान बताओ। x का मान बताओ। न्यून कोण लिख रखा, मतलब 90 से कम है। देखो ऑप्शन देखो, अगर 17 लेंगे तो ये माइनस में आएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, जो कि गलत है क्योंकि कोस और साइन माइनस हो नहीं सकते बराबर। 34 लेंगे तो ये 34 माइनस 34 जीरो, साइन जीरो जीरो, कोस 90 पे जीरो होता है, लेकिन ये कितना बनेगा? 112, तो जीरो हो नहीं सकता, ये भी कट गया। 31 लेंगे तो फिर माइनस उत्तर आएगा, तो मतलब क्या बच गया? 56 ही बच गया। ऑप्शन इतने आसान दे रखे थे। अगर ऑप्शन हार्ड होते तो ऑप्शन पुट करके देखो। कोस 3x, देखो कोस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा होता है ना, तो चाहिए उसको ऐसे भी कर लो, थीटा की जगह 3x रख के इसको 90 माइनस 3 टाइम से घटा दो इसमें से। एक तो मेथड है, एक ऑप्शन से पुट करेंगे तो कोस 56 गुणा 3 करेंगे, कितना बन गया? कोस 6 18, 5 15, 1 16, 168 बराबर साइन 56 में से 34 गया तो कितना बच गया? 22। कोस क्या हो गया? ये 180 माइनस 22 डिग्री, कोस 180 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 22 और साइन 22। तो इसका मतलब क्या एंगल होगा? ए 56 डिग्री। कोस, इसमें देखो कोस 180 माइनस थीटा साइन थीटा बनेगा, कोस 180 माइनस 22 डिग्री था तो साइन 22 डिग्री बन जाएगा, और इधर भी 22 डिग्री है। ये देखो साइन स्क्वायर प्लस ये, इन दोनों का जोड़ क्या है? 90 बन रहा है ना, तो मतलब साइन स्क्वायर 35 डिग्री। साइन स्क्वायर 55 को हम क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर 35। भाई साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा।
तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 35 डिग्री जमा कोस स्क्वायर 35 1। ये साइन स्क्वायर 55 डिग्री है, ये कोस स्क्वायर 55 डिग्री हो जाए 35 डिग्री हो जाएगा, या फिर ये साइन स्क्वायर 35 डिग्री तो कोस स्क्वायर 55 डिग्री हो जाएगा, बात एक ही है, 90 माइनस थीटा लगा के। तो ये सवाल थे गणित के। अब आगे 10 सवाल हिंदी के और 10 इंग्लिश के। प्रश्न नंबर 81 हिंदी का पहला प्रश्न है, जो वचन से परे हो उसे क्या बोलते हैं? जो वचन से परे हो, वचनातीत। जो वचन से परे हो, वचनातीत कहते हैं। अगला है, अपना हाथ जगन्नाथ लोकती का क्या अर्थ है? अपना हाथ जगन्नाथ यानी कि अपने ऊपर विश्वास होना, अपने सामर्थ्य पर विश्वास होना, अपना हाथ जगन्नाथ। प्रश्न नंबर 83 है, शुद्ध वर्तनी बताए। वाणिज्य, शुद्ध वर्तनी बताना, वाणिज्य कैसे लिखा जाएगा? तो ये होता है वाणिज्यिक, ऑप्शन सी वाला। वाणी आधा जय और जय के ऊपर से छोटे ई की मात्रा आएगी, ये के ऊपर, वाणिज्यिक। शुद्ध वर्तनी बतानी है इसमें। 84 नंबर देखो, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इस वाक्य का क्रमवाच्य बताओ। क्रमवाच्य तो यह आएगा, माँ के द्वारा बच्चे को दूध पिलाया जाता है, यानी कि माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है। माँ से या फिर माँ के द्वारा बच्चे को दूध पिलाया जाता है, ये होगा क्रमवाच्य। ठीक है, क्रमवाच्य क्या आएगा? माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, ऑप्शन डी। अगला है प्रश्न नंबर 85, पर्यायवाची शब्द बताना है किसका? रात्रि का। रात, रजनी, निशा, तो ये क्या पर्यायवाची हो जाएगा इसका? रात्रि का निशा। अंबर किसका होता है? आकाश का। वसन कपड़े का, वस्त्र पट वसन, तो रात्रि का क्या आ जाएगा? निशा, ऑप्शन बी। अगला है प्रश्न नंबर 86, चतुर शब्द का भाववाचक बताओ। चतुर का भाववाचक, चतुराई। अब देखो ये भी चतुराई है और ये चातुराई है, तो ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन सी एक सही रहेगा, चतुराई। चतुर का भाववाचक चतुराई। प्रश्न नंबर 87 है, हम खालिस्तान कलम खरीदी, क्या आएगा? हम का कलम खरीदी नहीं, यहाँ आएगा हम ने कलम खरीदी। हम ने कलम खरीदी, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा 87 नंबर का। आगे है प्रश्न नंबर 88, खालिस्तान में सर्वनामों की संख्या सबसे अधिक होती है, किस भाव में सर्वनाम सबसे अधिक होते हैं? भाषा पर बाकर, सुगम हिंदी व्याकरण, हिंदी बाल बोधक व्याकरण, तो वो होती है हिंदी बाल बोधक व्याकरण। कितने होते हैं? 17। भाषा पर बाकर में 7, सुगम हिंदी व्याकरण में 8, तो सबसे अधिक सर्वनाम होते हैं हिंदी बाल बोध व्याकरण में। हिंदी बाल बोध व्याकरण, इसके अंदर एक सर्वनाम आता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम, जिसमें सबसे अधिक सर्वनाम होते हैं, तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 88 का। प्रश्न नंबर 89 देखो, अरब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखो उपसर्ग हमेशा आगे लगता है। ऐसे संबंधित कौन सा है? नी भी नहीं है, कु भी नहीं है, बे भी नहीं है, क्या है? ए प्लस में रब, तो अरब में कौन सा उपसर्ग हो गया? ए उपसर्ग है अरब के अंदर, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 90 आखिरी प्रश्न है हिंदी का, निष्कलंक शब्द में संधि बताओ। निष्कलंक में, तो नी प्लस में कलंक, नी के पीछे क्या लगेगा? विसर्ग लगेगा, तो कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि। निष्कलंक शब्द में क्या संधि है? निसर्ग विसर्ग संधि, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का। प्रश्न नंबर 91, 92, 93, इनमें हमने एरर फाइंड आउट करना है। 10 प्रश्न है इंग्लिश के, हम करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 91, इसमें एरर बताना है किस पार्ट के अंदर एरर है। इट इज बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन लूजिंग वंस करेज। अब इसमें छोटी सी गलती है, आप ध्यान से देखो, ये देन से वर्ड जोड़ रखा है, क्या ये अच्छा है? टू कीप, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है ना, तो अगला सेंटेंस भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू होगा। टू लूज,
लूजिंग की जगह क्या आएगा, टू लूज। अगर यहाँ पर कीपिंग होता तो ये लूजिंग सही था। अच्छा, वहां पर कीपिंग नहीं कर सकते हम अब, क्योंकि करेक्शन पूछे किस पार्ट में है। हम अगर नॉर्मली बाय रूल से चले तो पहले देखेंगे इट इज बेटर, बिल्कुल सही है। टू कीप वंस हेड, देखो जहां तक सही लगे ना वो ठीक है। करेक्शन हमेशा आगे वाले में होगी, पीछे वाले में करेक्शन नहीं होगी, ये ध्यान रखना। अगर इससे पहले का वर्ड अगर सही दे रखा है टू कीप तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे कैप्ट होता तो वो चेंज हो जाता भाई, जब अलग बात है भाई पूरा ही चेंज करना हो। लेकिन अगर देखो यहाँ पे लूजिंग को देखकर अगर आप कीपिंग है वो नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पर टू कीप है तो यहाँ पर हम टू लूज करेंगे। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, पार्ट 3 के अंदर एरर है। 92 देखो, द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स। अब देखो इसमें सुपरफ्लुअस वर्ड यूज किया गया है। एक्सीड का मतलब क्या होता है, मोर देन। जब हमने एक्सीड यूज कर दिया तो ये मोर देन यूज नहीं होगा। द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स ऐसे लिखा जाएगा। इसमें भी किसमें एरर है, पार्ट 3 के अंदर एरर है। ठीक है। 93 का देखो, टू डाई विद ऑनर इज बेटर देन लिव विद डिसऑनर। इसमें भी देखो टू डाई से शुरू होना, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, टू लिव विद डिसऑनर। लिव से पहले क्या आएगा, टू आएगा। टू डाई से स्टार्ट है तो टू लिव यहाँ पर आएगा। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 93 का। 94 और 95 में फिल इन द ब्लैंक करने हैं, खाली स्थान भरने हैं। इफ आई हैड नॉट कम अलोंग एट दैट मोमेंट रहीम ब्लैंक द वन अरेस्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ रियल थीफ्ट। हैड नॉट पास्ट की बात है, अगर मैं नहीं पहुंचता उस समय तो रहीम असली चोर की जगह गिरफ्तार हो जाता। माइट बीन कैन भी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कुड हैव बीन। पास्ट का यूज हो गया हेल्पिंग। हैड नॉट, कुड हैव बीन। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 95 देखो, wheat is not native to India and barley is not either। ना तो गेहूं और ना ही जो इंडिया का नेटिव है, राष्ट्रीय। isn't either, नाइदर नहीं आएगा, आइदर आएगा, क्योंकि यहाँ पर नोट आ चुका है पहले इसके अंदर, ये ध्यान रखना। 96 इसमें आपको इडियम बताना है। शी ट्राइज वेरी हार्ड टू कीप अप विद हर रिच नेबर्स। टू कीप अप विद का मतलब क्या है, टू कीप इन टच, किसी से संबंध बनाए रखना। 97 का है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, करेक्टली और अनकरेक्ट बताना है भाई, 4 में से कौन सी स्पेलिंग सही है कौन सी गलत है ये बतानी है। साइलेंट ये भी सही है, रेडियंट भी सही है और वैलियंट की स्पेलिंग भी सही है। ब्रिलियंट की गलत है, यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। ब्रिलियंट LIANT ये स्पेलिंग होगी, ई नहीं आएगा, यहाँ पर ए आएगा, ब्रिलियंट। तो इनकरेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन ए वाली, ब्रिलियंट की स्पेलिंग जो है वो गलत दी गई है। 98 देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, जो रस्सी पर चलता है। आपने खेल देखा होगा, रस्सी पर चलता है पोल पकड़ के, तो उसको बोलते हैं फुनेम्बुलिस्ट। क्या बोलते हैं उसको, फुनेम्बुलिस्ट उसको कहा जाता है जो रस्सी पर चलता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 99 बताना है, सिनोनियम बताना है पैनासिया का। पैनासिया का हिंदी में अर्थ क्या होता है, रामबाण। वो कहते हैं रामबाण इलाज, मतलब हर बीमारी का समाधान है। जैसे कुछ भी दिक्कत हो जाए तो कौमी फैम ले लो, बुखार सिर दर्द, ऐसे ही पैनासिया का मतलब होता है क्योर ऑल, सभी का इलाज करना। प्रश्न नंबर 100 आखिरी प्रश्न है, और वर्ड दिया है मिनिएचर। मिनिएचर का मतलब क्या होता है, स्मॉल। लेकिन इसने पूछा क्या इसका अपोजिट, तो स्मॉल का अपोजिट क्या होगा, लार्ज, यानी कि ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। मिनिएचर होता है स्मॉल, तो इसका एंटोनियम करने क्या हो जाएगा, लार्ज। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का। ये हमारा प्रैक्टिस सेट था हरियाणा CET एग्जाम के लिए। 100 क्वेश्चन हमने करे हैं, डिटेल में सॉल्यूशन आपका करा है, 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन आपको समझाए हैं। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां मैसेज कर देना, या फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हो नीचे। और जो पहली बार क्लास देख रहे हो वो यूट्यूब पर साहिल अपडेट्स और नॉलेज हब को सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले।
ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नॉलेज हब 7900 करके। नॉलेज हब नाम से टेलीग्राम चैनल है, वो आप जरूर ज्वाइन कर लें। हर सब्जेक्ट की पीडीएफ डाल रखी, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल वहाँ पर डाल रखा है, आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। हरियाणा सीईटी एग्जाम का ये हमने अगला मॉक टेस्ट आज करा है। यूट्यूब पर चैनल है साहिल अपडेट्स और टेलीग्राम चैनल है नॉलेज हब 7900। सब्सक्राइब जरूर करें, ज्वाइन जरूर कर लें। अगली क्लास में अगले मॉक टेस्ट के साथ मिलेंगे, डिटेल में सॉल्यूशन के साथ। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।